नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं उस एक मामले की जिसने दुनिया भर में हलचल मचा दी है, जेफरी एप्स्टीन फाइल्स। सवाल ये है कि इन बहुप्रतीक्षित दस्तावेजों में आखिर है क्या। आइए पता लगाते हैं। देखिए, सालों से इस मामले को लेकर ना कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। तो आज ऐसा करते हैं, इन सभी अटकलों से परे जाकर देखते हैं कि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो असल में क्या कहानी बताते हैं। ठीक है, तो इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। ये जानना जरूरी है कि ये फाइलें अब क्यों सामने आ रही हैं। सब कुछ शुरू हुआ था 2005 में, जब पाम बीच पुलिस ने एप्स्टीन की जांच शुरू की। फिर आया साल 2008, जब उसने एक बहुत ही विवादास्पद सौदे के तहत राज्य के आरोपों में खुद को दोषी मान लिया, जिसने कई सवाल खड़े किए। फिर 2019 में उसे फेडरल सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया गया, लेकिन बस 1 महीने बाद ही उसकी जेल में मौत हो गई। 2021 में उसकी सहयोगी गिज़लेन मैक्सवेल को दोषी ठहराया गया। और आखिर में 2025 में एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट नाम का एक कानून बना, जिसने इन सभी खुलासों का रास्ता साफ कर दिया। देखिए, इस कहानी का एक बहुत बड़ा पहलू हमेशा से ही रहा है एप्स्टीन के पावरफुल लोगों के साथ रिश्ते, जिसमें बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। इन्हीं रिश्तों ने दशकों तक रहस्यों का एक ऐसा जाल बुना कि जनता में सच्चाई जानने की मांग और भी ज्यादा तेज हो गई। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इतने सालों के इंतजार के बाद अब अचानक ही सारे राज क्यों खुल रहे हैं। इसकी वजह कोई अचानक हुई घटना नहीं है, बल्कि कांग्रेस का पास किया हुआ एक खास कानून है, जिसने सरकार को ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। यही वो कानून है जिसने सारा खेल बदल दिया। एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट नवंबर 2025 में साइन हुआ। एक ऐसा फेडरल लॉ था जिसे दोनों पार्टियों का समर्थन मिला। इसने अमेरिकी न्याय विभाग को मजबूर कर दिया कि वो जेफरी एप्स्टीन से जुड़े अपने सभी अवर्गीकृत रिकॉर्ड जारी करें, और इसके लिए उन्हें सिर्फ 30 दिनों की एक सख्त डेडलाइन दी गई। और ये कानून बहुत साफ साफ बताता है कि क्या चीजें पब्लिक को दिखानी है और क्या नहीं। जैसा कि हम देख सकते हैं, एक तरफ एफबीआई के नोट्स, गवाहों के इंटरव्यूज और फ्लाइट लॉग्स जैसे दस्तावेज हैं जिन्हें जारी करना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ कानून पीड़ितों की पर्सनल जानकारी, उनकी प्राइवेसी और बच्चों से जुड़ी किसी भी आपत्तिजनक सामग्री को सख्ती से प्रोटेक्ट करता है। मतलब मकसद है पारदर्शिता और पीड़ितों की सुरक्षा के बीच एक बैलेंस बनाना। तो जब 30 दिन की वो डेडलाइन खत्म हुई, तो न्याय विभाग ने असल में क्या-क्या रिलीज किया, चलिए देखते हैं। आंकड़ा सुनकर शायद आप चौंक जाएंगे। 3.5 मिलियन यानी 35 लाख पेज। जी हाँ, 35 लाख पेज के दस्तावेज जारी किए गए। यह इतनी बड़ी संख्या है कि इसमें न जाने कितने ही दस्तावेज, तस्वीरें और वीडियो शामिल हैं। और इन लाखों पन्नों के अंदर है क्या? मतलब इसमें सब कुछ है। फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क की ग्रैंड जूरी की गवाही, एफबीआई एजेंटों के हाथ से लिखे नोट्स, गवाहों के इंटरव्यू की पूरी ट्रांसक्रिप्ट, 1,80,000 से ज्यादा तस्वीरें और 2,000 वीडियो। ये हमें एप्स्टीन और उसके साथियों की फेडरल जांच में अंदर तक झांकने का एक ऐसा मौका देता है जो पहले कभी नहीं मिला। तो इतने सारे पन्नों को खंगालने पर, हाँ, कुछ लंबे समय से जो सवाल थे उनके जवाब तो मिले हैं, लेकिन साथ ही इसने कई नए सवाल भी खड़े कर दिए हैं, खासकर उन जानकारियों को लेकर जो अभी भी छिपाई गई हैं, या कह सकते हैं कि जिन पर पर्दा डाला गया है। सालों से जिस एक चीज पर सबसे ज्यादा अटकलें लगीं, जिसके बारे में सबसे ज्यादा बातें हुईं, वो थी एप्स्टीन की एक कथित क्लाइंट लिस्ट। कई लोगों को उम्मीद थी कि इन फाइलों से इस लिस्ट का पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन पीबीएस न्यूज के मुताबिक न्याय विभाग ने इस पर एक बहुत ही साफ बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सारे सबूतों की जांच के बाद उन्हें ऐसी कोई भी आपराधिक क्लाइंट लिस्ट नहीं मिली है। ये खुलासा कई लोगों के लिए काफी चौंकाने वाला था। हाँ, फाइलों में कुछ बड़े बड़े नाम तो जरूर आए हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत है। कई दस्तावेजों पर ना मोटी काली स्याही फेर दी गई है, जिससे जरूरी जानकारी छिप गई है, और इस बात की सांसदों और सर्वाइवर्स दोनों ने ही कड़ी आलोचना की है। जरा इस चार्ट को देखिए, ये बताता है कि ये समस्या कितनी बड़ी है। रिपोर्टों के मुताबिक 550 से ज्यादा पेज तो पूरी तरह से काले कर दिए गए थे। और तो और, इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि 15 से ज्यादा फाइलें तो वेबसाइट पर डालने के बाद रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। और इस अधूरी पारदर्शिता को लेकर जो फ्रस्ट्रेशन है, जो गुस्सा है, वो एक सर्वाइवर मरीना लसेरडा के शब्दों में साफ झलकता है। वो पूछती हैं, हम किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे लगता है कि न्याय प्रणाली हमें फिर से विफल कर रही है।
ये भावना कई दूसरे सर्वाइवर्स की भी है, जो पूरी सच्चाई का इंतजार कर रहे हैं। तो सर्वाइवर्स की इस निराशा के बावजूद एक बात समझनी होगी। इन फाइलों का आना सिर्फ एक घटना नहीं है, ये सर्वाइवर्स के लिए जवाबदेही की दिशा में हो रहे एक बड़े बदलाव का हिस्सा है। तो चलिए देखते हैं कि न्याय का ये रास्ता आगे कैसे बढ़ रहा है। देखिए, ये समझना जरूरी है कि जवाबदेही सिर्फ एप्स्टीन तक सीमित नहीं रही है। जेपी मॉर्गन और ड्यूच बैंक जैसे बड़े बड़े वित्तीय संस्थान, जिन्होंने एप्स्टीन के अपराधों को मुमकिन बनाया, उन्होंने भी सर्वाइवर्स को सेटलमेंट में करोड़ों डॉलर का भुगतान किया है। इसके अलावा एप्स्टीन एस्टेट के विक्टिम्स फंड ने भी पीड़ितों को मुआवजा दिया है। और शायद इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि अब नए कानून बन रहे हैं जो न्याय का रास्ता और भी आसान बना रहे हैं, जो खुद एप्स्टीन से कहीं आगे जाते हैं। जैसे कि ट्रैफिकिंग सर्वाइवर्स रिलीफ एक्ट अब एक कानून है जो सर्वाइवर्स को अपनी ट्रैफिकिंग से जुड़ा कोई भी फेडरल क्रिमिनल रिकॉर्ड साफ करने की इजाजत देता है। इसके अलावा न्यूयॉर्क शहर में एक लुक बैक विंडो सर्वाइवर्स को मार्च 2026 से मार्च 2027 के बीच सिविल केस फाइल करने का एक मौका देगी, चाहे उनके साथ दुर्व्यवहार कितने ही दशक पहले क्यों ना हुआ हो। ये एक बहुत बड़ा कदम है। तो आखिर में सवाल यही है, लाखों फाइलें अब सबके सामने हैं, तो क्या ये इस लंबी दर्दनाक कहानी का अंत है, या फिर ये असली जवाबदेही की बस एक शुरुआत है? इन फाइलों का आना बेशक एक बहुत बड़ा मोड़ है, लेकिन न्याय और जवाबदेही पर इसका असली असर क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।